ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर एडी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों मेरे द्वारा भी और बाकी अदर प्लेटफॉर्मों के द्वारा भी आपको तो ये जानकारी मिली गई है कि जो बिहार 7th फेज होने वाला है आप लोगों का, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या आपको देखने को मिला, क्या क्या देखने को नहीं मिला, उन चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक परिवर्तन जो मोटे मोटे बीपीएससी के अंतर्गत इसमें परिवर्तन हुए, उनको मैं आपको बता देता हूं, दर्शा देता हूं। आप लोगों के लिए मैंने वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हुई हैं, ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। चलिए, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ताकि आप लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी दिखे और आराम से आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ सको। तो देखो दोस्तों, पहला बिंदु तो ये है, जो कि आप सही बच्चों को पता है, कि ये जो फॉर्म है केवल बिहार के बच्चों के लिए है। पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और साथ ही साथ में बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर इसके अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। पहला परिवर्तन ये कि ये केवल बिहार के बच्चों के लिए है। दूसरा परिवर्तन यहाँ पर क्या है? तो दूसरा परिवर्तन यहाँ पर ये है, जो कि आपको थोड़ा सा निराश भी करेगा, कि जो भी तकनीकी शिक्षक की डिग्री ले रखी है उन्होंने, उनको यहां से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक की नियुक्ति के लिए वो मान्य नहीं है। लाइक बी टेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमसीए, जो भी है पॉलिटेक्निकल धारी, उन सभी को बाहर कर दिया गया है, वो मान्य नहीं माने गए हैं। दूसरा परिवर्तन यहां पर देखने को मिला। आगे चलें तो और क्या है परिवर्तन, मोटे मोटे परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप लोगों को इन चीजों के बारे में थोड़ी सी समय में ज्यादा जानकारी मिल सके। बाकी छोटी छोटी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि आप लोगों को उसके साथ साथ भी और जानकारियां मिल सके। ठीक है। एक बच्चा उम्मीद बड़ा लगाकर बैठा हुआ था कि सीटेट जुलाई 2023 वालों को भी मौका मिलेगा, लेकिन भाई पूरे बोल सकते हो मौके पर पानी फेर दिया बीपीएससी वालों ने। प्राथमिक शिक्षक को लिए जो सीटेट है पेपर 1 या फिर बीटेट है पेपर 1, वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए एसटीईटी पेपर 1 उत्तीर्ण होना चाहिए, और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। तो बिना उत्तीर्ण यानी कि बिना पास किए हुए यहाँ पर बच्चा एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि कोई भी व्यक्ति जिसका एग्जाम 31/8/2023 तक, लाइक बीएड, डीएड, बीटीसी, जेबीटी, कुछ भी आप कर रहे हो, और उसका एग्जाम 31/8/2023 तक हो जाता है, तो आप लोग एलिजिबल हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप बीएड, डीएलएड, डीएलएड कोई भी कुछ भी कर रखा हो आपने, और आप उसके फाइनल ईयर में हो। किसमें हो? आप उसके फाइनल ईयर में हो, अंतिम वर्ष में हो, और आपने सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, पास कर रखी हो, तो आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल हो। आप आराम से उस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है। कोई आपको वहां से बाहर नहीं कर रहा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए मांगे जाएंगे, आप लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होगा। उनसे आप बच नहीं सकते हो। तो ये एक अच्छी बात कही गई है। ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए जो इन्होंने कहा है, कम से कम प्राथमिक विद्यालयों के लिए आयु जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए 1/8/2023 तक, या फिर 1/8/2023 तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एज होनी चाहिए आप लोगों की 21 वर्ष। अन्य की बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज जो आपके अनरिजर्व जो पुरुष है उनकी उम्र होनी चाहिए 37, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं एवं क्या है जो आपकी अनरिजर्व महिलाएं हैं, उनकी 40 वर्ष होनी चाहिए उम्र। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो पुरुष और एवं महिलाएं हैं, उनकी 42 होनी चाहिए। और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से पहले नियोजित है या फिर सेवा दे चुके हैं, उनकी आयु यहाँ पर 60 वर्ष कही गई है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और स्कूलों के अंतर्गत नियोजित शिक्षक लगे हुए हैं, उनको अलग से 10 वर्ष की और छूट दी गई है। आपको एक्स्ट्रा 10 ईयर दिए गए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, 37 साल के हो, तो 10 साल आप अपने बढ़ा लीजिएगा। 47 साल तक आप इस फॉर्म को एलिजिबल हो, आप भर सकते हो। ठीक है। आगे एक सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि जो आपका लैंग्वेज और उसका पेपर होने वाला था 250 नंबर का मिलाकर, लेकिन अब जो है ये केवल कितने का रह गया? वो केवल रह गया 220 मार्क्स का। मतलब पहला जो भाषा वाला पेपर था आपका 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर की हिंदी, वो तो सेम एज इट इज है। क्वालिफाइंग मार्क्स है, 30% मार्क लाने उसके अंतर्गत सेम है, कोई चेंज नहीं है।
लेकिन जो दूसरा पेपर था सामान्य धन वाला, वो 150 से घटाकर 120 कर दिए गए हैं। कहा गया है कि इसमें 80 नंबर का जीएस वाला पोर्शन पूछा जाएगा और 40 नंबर का मैथ एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा कहां से जाएगा, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपकी एनसीईआरटी जो बुक होगी वही मेन सोर्स मानी जाएगी, सारे के सारे प्रश्न वहीं से ही आप लोगों के पूछे जाएंगे प्राथमिक कक्षाओं के। बात करी जाए अन्य यानी कि माध्यमिक कक्षा की, तो वही सेम 120 नंबर का ही पेपर रहेगा, लेकिन पेपर बनेगा कहां से, तो पेपर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों का पेपर बनेगा एनसीईआरटी से। कहां से दोस्तों, एनसीईआरटी से, ध्यान रखिएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों का जो पेपर बनेगा दोस्तों, वो बनेगा कहां से, तो वो बनेगा दोस्तों आपका एनसीईआरटी बुक से। प्राथमिक वालों का बनेगा एससीईआरटी से, बाकियों का बनेगा एनसीईआरटी से। लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि जो बच्चा भी इस पेपर की तैयारी कर रहा हो वो दोनों पेपर को कंबाइन यानी कि एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों को पढ़े। ठीक, पेपर जो पूछा जाएगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि बहुविकल्पीय होगा, एमसीक्यू बेस में होगा, जो कि पहले भी बताया गया था। साथ ही साथ में इसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे इंटरव्यू को लेकर, तो इंटरव्यू वगैरह यहां पर नहीं होगा। मेरिट में आने के लिए जो 120 नंबर का पेपर है उसमें से कितने अंक लाने हैं दोस्तों आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा जो सामान्य है उनको 40% लाने हैं, जो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार है उनको 36.5, जो अत्यंत पिछड़ा हुआ उम्मीदवार है उसको 34%, जो आपके अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं जो दिव्यांग है उनको 32%, और जो आपके इससे बाहर रह जाते हैं उनको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूनतम आपको मेरिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतने अंक लाने पड़ेंगे। वहीं पर ही दोस्तों यहां पर कहा गया है, मान लीजिएगा कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की उम्र सेम है, 42-42 साल है, और दोनों बच्चों ने मेरिट के अंतर्गत नंबर ले लिए हैं 80-80, दोनों को मेरिट के अंतर्गत आ गए हैं 80-80 नंबर लेकर। तो वहां पर देवनागरिक वर्ण लिपि के हिसाब से पहले तो उनकी उम्र देखी जाएगी, दोनों की उम्र, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको पहले सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर दोनों की उम्र भी सेम है तब उनके नाम के अल्फाबेट देखे जाएंगे हिंदी वर्णमाला के हिसाब से। मान लो एक का नाम अजय है, एक का नाम पीयूष है, तो अजय को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर एक ही सीट है, तो सीट बहुत सारी है तब तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर एक ही सीट बची है तो पहले अजय को सेलेक्ट किया जाएगा, पीयूष को बाद में किया जाएगा अगले वाले में, इसमें नहीं किया जाएगा। आगे कभी सीट निकलती है मतलब इसी में बच जाती है तो उस बच्चे को दोबारा बुलाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में जब आप फॉर्म भरोगे दोस्तों, तो फॉर्म भरते समय आप लोगों को पता होना चाहिए आपको 3 जिले फिल करने हैं। अब ये 3 जिले क्यों फिल करने हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप मेरिट में आ जाओगे तो इन्हीं तीनों जिलों के अंतर्गत आपको नौकरी दी जाएगी। पहले जिले में खाली होगी तो पहले जिले में, दूसरे जिले में खाली होगी तो दूसरे जिले में, अगर तीसरे जिले में सीट खाली होगी तो तीसरे जिले में आपको यहां पर क्या दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। और साथ ही साथ में इस एग्जाम को अधिकतर बार कोई भी शिक्षार्थी केवल 3 बार दे सकता है। 3 बार दिया, उत्तीर्ण हुए तो ठीक, नहीं तो 3 बार के बाद ज्यादा नहीं दे सकते, उसका कोई फायदा नहीं माना जाएगा यहां पर। ठीक है, साथ ही साथ में सबसे बड़ा चेंज जो कि महिलाएं परेशान हो रही होती है इस चीज को लेकर कि सर मैं यूपी की हूं, मेरी शादी बिहार में हुई है, या फिर मैं बिहार की हूं, मेरी शादी यूपी में हुई है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकती हूं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी जो विवाहित दंपत्ति महिलाएं हैं उसकी जाति, स्थानीय निवास या फिर जो भी क्रीमी लेयर है या जो भी प्रमाण पत्र है वो उसके पिता के नाम के पते के अनुसार होगा, ना कि उसके पति के नाम या उसके पते के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आपको पता होना चाहिए जो भी आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र उनका सत्यापन के समय समय मूल्य रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ उसे नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी आरक्षण लेना है किसी भी महिला को किसी भी चीज के लिए तो वो उसके पिता के नाम पर चलेगा, ना कि उसके पति के नाम पर। यानी कि अगर आप बिहार की महिला हो और आपको यूपी में शादी हो गई है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों ये कुछ कोड दिए गए हैं आपके अलग अलग एग्जामों के, इन कोडों को ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में आप जब फॉर्म भरोगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, आगे चलें दोस्तों, तो आपको आगे यहां पर बोला गया है कि महिलाओं के लिए जो यहां पर सीट दी गई है आरक्षित, वो 50% सीट जो है वो महिलाओं की आरक्षित की गई है। ठीक है, कितनी, 50% सीट महिलाओं की आरक्षित की गई है। थोड़ा सा आप आगे चलोगे तो आगे यहां पर फीस के बारे में बोला गया है कि कोई भी बच्चा जब फीस भरे मतलब एग्जाम भरेगा तो कितनी फीस लगेगी। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपए लगेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए लगेंगे, सभी आरक्षित और अनरिजर्व महिलाएं जो होंगी उनको भी 200 रुपए देने पड़ेंगे, दिव्यांग जो 40% या उससे अधिक दिव्यांग है उनके लिए 200 रुपए, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सीधी सी बात है, 750 रुपए फीस है आपकी। ठीक है,
बात करी जाए दोस्तों इस फॉर्म को भरने की तारीख कब से है, तो ऑनलाइन ये फॉर्म हो जाएगा 15 तारीख को, और भरा जाएगा कब तक, तो 12/7/2023 तक भरा जाएगा। 15 से लेकर 12 तारीख तक, मतलब अगले महीने के 15 तारीख से आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, और उसके अगले महीने 12 तारीख तक, लगभग लगभग एक महीने का समय मिलेगा। आराम से इस फॉर्म को आप भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी कोई बच्चा फॉर्म भरेगा, कृपया करके अपने सारे सर्टिफिकेटों में अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें मैच करके एक पर्चे पर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपने पेमेंट करके सबमिट कर दिया है और आप बोलोगे कि मेरे से ये गलती हो गई है, ये गलती ठीक करने का मौका मिलेगा, तो नहीं दोस्तों। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा उसमें ठीक करने का कोई भी चांस बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। ये साफ साफ मना कर रहे हैं, मतलब करेक्शन की डेट इसमें नहीं आएगी। एक बार सबमिट हो गया तो हो गया, आगे जाकर उसको कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे ठीक नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं दिया इन्होंने इसके बारे में विवरण। तो इसलिए जो बच्चा भी फॉर्म भरेगा, कृपया करके ध्यान से और आराम से भरिएगा। ओके, एक बार सबमिट हो गया तो हो गया, दोबारा आपका ये फॉर्म नहीं खुलेगा। ओके, ठीक करवाने के लिए। तो ये थे दोस्तों आपके इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में मोटा मोटी बातें और बड़े बड़े जो परिवर्तन किए गए हैं वो। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी देर में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, बाकी कुछ और चीज रह जाती है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी और मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।